तो वेलकम है दोस्तों, सेमेस्टर 2 का एग्जाम सामने आ गया है। और चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री कोर पेपर 3 का होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन होंगे ये सभी आपके प्राचीन भारतीय इतिहास से जुड़े हुए होंगे, यानी कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कर लिए थे एंड इस वीडियो में हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में टोटल करने वाले क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एंड ये सभी आपके इंपॉर्टेंट होंगे, तो नोट करते जाएंगे। पहला है कि पुष्यमित्र किस वंश के शासक की हत्या कर राजा बना था। तो पुष्यमित्र ने किस वंश के शासक की हत्या कर राजा बना था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश के राजा की हत्या कर ये शासक और खुद राजा बन गए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि शुंग शासक कौन थे। तो यहाँ पे देखिए, तो शुंग शासक मूल रूप से ये ब्राह्मण जाति के थे। किस जाति के थे? ब्राह्मण जाति के थे। ठीक है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि किस शुंग शासक के लिए सेनापति शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जो पुष्यमित्र शुंग थे, ठीक है, पूरा नाम है पुष्यमित्र शुंग, इनको सेनापति के नाम से भी जाना जाता है, पुष्यमित्र शुंग को। चौथा क्वेश्चन है कि सातवाहन वंश का सर्व प्रमुख शासक कौन था, या फिर सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। ठीक है, तो सर्व प्रमुख शासक था यहाँ पे गौतमीपुत्र सातकर्णी होगा। सातवाहन वंश का सर्व प्रमुख, सॉरी यहाँ पे ये सर्व प्रमुख का मतलब कृष्ण हो जाएगा। ये प्रथम राजा कौन था ये पूछा जा रहा है। ठीक है, सर्व प्रमुख और एक होता है सबसे शक्तिशाली। सबसे शक्तिशाली हो जाएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी और सर्व प्रमुख में आ जाएंगे कृष्ण। ठीक है, आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है 5 नंबर, इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में कि गौतमीपुत्र सातकर्णी होगा। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने विजयों के विषय में किस अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी जो कि सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा था, सबसे महान राजा था, ये नासिक अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, नासिक कहाँ है जी? तो नासिक है आपका महाराष्ट्र में, और यहीं पे कुंभ का मेला लगता है प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार। ठीक है, अगला है कि पश्चिमी क्षत्रपों का प्रमुख शासक था। तो पश्चिमी क्षत्रपों का प्रमुख शासक कौन था? तो ये था रुद्रदामन। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा जा रहा है कि कुषाण मूल निवासी थे। कुषाण कहाँ के मूल निवासी थे? तो ये गोपी प्रदेश के मूल निवासी थे। तो हमारा क्वेश्चन है कि पश्चिमी क्षत्रपों का प्रमुख शासक कौन था ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रदामन। ठीक है दोस्तों, कुछ काम आ गया था इसलिए जाना पड़ा, और पेशेंट भी बीच में आता रहता है यार, तो जाना पड़ता है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि कुषाण मूल निवासी थे। कुषाण जो है कहाँ के मूल निवासी थे? तो ये गोपी प्रदेश के थे। यहाँ तक हो गया था मुझे लगता है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे है कि कनिष्क की तिथि थी। कनिष्क की पूछा गया है कि जन्म तिथि क्या थी, तिथि लिखा है केवल। तो कनिष्क 78 ईस्वी पूर्व से जन्म लिया था। ठीक है, 78 ईस्वी पूर्व कनिष्क, और कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। अगला है कि कनिष्क ने स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? तो शक संवत की स्थापना की थी। 78 ईस्वी पूर्व से इसकी स्थापना मानी जाती है। शक संवत भारत का राष्ट्र संवत क्या है? शक संवत है। ठीक है, आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि कनिष्क द्वारा स्थापित संवत को शक संवत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो कहा जाता है क्योंकि कनिष्क क्या था? शक था। ठीक है, कनिष्क क्या था? शक जाति का था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखिए 11 नंबर, इसमें पूछा गया है कि कनिष्क के शासन काल में हुई थी। क्या हुई थी कनिष्क के शासन काल में? तो कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? चौथी बौद्ध संगति हुई थी कश्मीर में। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है कि दूसरा अशोक कनिष्क को कहते हैं। दूसरा अशोक कनिष्क को कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो समान धार्मिक नीति के कारण अशोक सेकेंड अशोक, या फिर अशोक 2, या फिर अशोक का हम लोग बोल सकते हैं कि अशोक की तरह ही बिहेवियर था कनिष्क का भी। ठीक है, तो समान धार्मिक नीति अपनाया करते थे कनिष्क, इसलिए इनको दूसरा अशोक के नाम से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, इसमें पूछा गया है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वसुमित्र। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और प्रत्येक बार जितने भी बौद्ध संगीति हुई उन सभी के अध्यक्ष हुआ करते थे। किसके शासन काल में हुई, कहाँ पे हुई है, इसको भी याद कर लेना है। 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि 78 ईस्वी में किस संवत की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई थी? शक संवत कनिष्क ने की थी, क्योंकि कनिष्क शक था इसलिए इसे शक संवत नाम दिया गया। 15 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। तो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी आपका कश्मीर में, ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में। क्वेश्चन है कि ब्राह्मण संस्कृति के पुनरुद्धार का काल किस काल को माना जाता है। ब्राह्मण संस्कृति के पुनरुद्धार का काल किसके काल को माना जाता है? तो शुंग वंश के काल को माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुंग वंश, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि चांदी के सिक्के को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो चांदी के सिक्के को कहते हैं, सिक्के को कहते हैं कुसान। गलत है यार यहाँ पे क्वेश्चन, चांदी के सिक्के को कहते थे, चांदी के सिक्के को कहते थे कुसान। नहीं नहीं, ये क्वेश्चन गलत है। चांदी के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे? तो ये हो सकता है कुसान, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि शुंग सातवाहन काल में इनमें से कौन विद्वान नहीं था। तो शुंग सातवाहन काल में इनमें से कौन सा विद्वान नहीं था? तो देखिए वसुमित्र भी थे, तो चौथे बौद्ध संगति करवाए थे। फिर अश्वघोष जो कि एक राजकवि थे, और नागार्जुन ये भी एक विद्वान थे, और हरिसेन ये समुद्रगुप्त में आते हैं, गुप्त काल में आते हैं, ठीक है। समुद्रगुप्त के शासन काल में थे तो गुप्त काल में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई। तो मनुस्मृति की जो रचना हुई थी वह हुई थी आपका मौर्योत्तर काल में। किस काल में? मौर्योत्तर काल में। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि गांधार कला का विकास किस युद्ध में हुआ। तो गांधार कला का विकास दोस्तों कुषाण काल में हुआ था, यानी कि जिस समय कनिष्क रहा करते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इसमें पूछा गया है कि संगम किस भाषा का शब्द है। तो संगम एक किस भाषा का शब्द है? संस्कृत। इसका मतलब होता है सभा। संगम का मतलब क्या होता है? सभा। जैसे कि पढ़े होंगे संगम साहित्य, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि संगम का अर्थ क्या होता है। तो संगम का अर्थ होता है सभा, ठीक है, सभा। आगे देखिए क्वेश्चन है कि एतुथकोई, ठीक है, एतुथकोई में कविता के कितने संग्रह हैं। तो इसमें कविता के कितने संग्रह हैं? 8 संग्रह हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन 24 नंबर, इसमें पूछा गया है कि संक्षिप्त वेद किस ग्रंथ को कहा गया है, यानी कि वेद का छोटा रूप किस ग्रंथ को कहा जाता है। तो वेद का छोटा रूप दोस्तों कुरल को कहा जाता है, कुरल, ठीक है, कुरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन संगमकालीन महाकाव्यों में नहीं है। तो इनमें से कौन सा संगमकालीन महाकाव्यों में नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुरल, ठीक है। कुरल जो है संगम काल के महाकाव्यों में नहीं आता है। आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि गुप्त वंश का शासन प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ। तो 319 ईस्वी में स्टार्टिंग होता है। उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त संवत का संस्थापक कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है, तो क्वेश्चन है दोस्तों कि 28 नंबर, इसमें पूछा गया है कि कालिदास हुए थे किसके काल में हुए थे वो बताना है। तो कालिदास जो हुए थे वे गुप्त काल में हुए थे, ठीक है। कालिदास की उल्टी वाणी नहीं, कालिदास की नहीं, कबीरदास की उल्टी वाणी है। कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम के नाम से जो है प्रसिद्ध रचना इनके लिए फेमस है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त के विजयों के विषय में जानने का प्रमुख स्रोत है, कौन सा है प्रमुख स्रोत। तो समुद्रगुप्त के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको पढ़ना होगा समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, ऑप्शन ए प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। इसमें उनके विजय और समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए वर्णन मिलता है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे। तो प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता थे हरिसेन। कौन थे? हरिसेन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि समुद्रगुप्त ने उत्तर व
दक्षिण के राजाओं के प्रति कैसी नीति अपनाई थी वो पूछा गया है। तो उन्होंने अलग अलग नीति अपनाई थी इनके लिए, ठीक है। सभी को नोट करते जाइएगा, केवल सुनिएगा नहीं, ठीक है, तभी आपको फायदा होगा, क्योंकि लिखने से हमारा दिमाग जल्दी उस चीज को याद करता है। क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त को अपमानजनक संधि के लिए विवश किया था। किसने विवश किया था? तो शक राजा ने उनको विवश किया था अपमानजनक संधि के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। इसमें पूछा गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया किसके, कौन सा विदेशी यात्री आया था वो पूछा गया है। तो फाहियान आया था इनके शासनकाल में, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था? फाहियान। अगला क्वेश्चन है कि महरौली लौह स्तंभ लेख में चंद्र उल्लेखित किया गया है, तो किसने किया है वो बताना है। तो ये संभवतः माना जाता है कि चंद्रगुप्त II ने इसको बनाया है, महरौली का लौह स्तंभ, जो कि एक लोहे के खंभा जैसा है। अगर आप कभी महरौली जाएंगे तो देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन है शकों पर विजय प्राप्त की, तो कब प्राप्त की जी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने प्राप्त किया था, ठीक है, चंद्रगुप्त के समय काल में, चंद्रगुप्त II, ठीक है। चंद्रगुप्त I है और फिर चंद्रगुप्त II भी है, इसको भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि हुनों की परास्त किया, तो हुनों की परास्त किया था, यहाँ पे होना चाहिए हुनों को किसने परास्त किया या किसने पराजय किया, हराया था। तो हुनों को हराया था स्कंदगुप्त ने। किसने? स्कंदगुप्त। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि भीतरी अभिलेख में वर्णन है। भीतरी अभिलेख में किसका वर्णन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त का, ऑप्शन सी। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन किसने कहा? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था स्मिथ ने। किसने? स्मिथ ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर देखिए, इसमें पूछा गया है कि कवियों का राजा किस गुप्त शासक को कहा गया है? तो कवियों का राजा कहा गया है समुद्रगुप्त को, ठीक है। समुद्रगुप्त को कवियों का राजा कहा गया है। ये ऐसे राजा थे जो कि लिखाई पढ़ाई का भी काम करते थे, गाना वाना भी गाते थे, एकदम खूब मस्ती से रहा करते थे। क्वेश्चन है कि रामगुप्त की हत्या किसने की? तो रामगुप्त की हत्या की थी किसने? यह हो जाएगा चंद्रगुप्त II ने इसकी हत्या की थी, रामगुप्त की। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि फाहियान किसके समय में भारत आया? तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य II के समय में, ठीक है। फाहियान किसके समय में भारत आया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य II के समय में। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है एक, यह जमा ही लेने आ जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। गुप्त साम्राज्य का पतन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 555 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का अंत हो गया, यानी कि पतन हो गया। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ठीक है। अंतिम प्रतापी शासक था, इसके बाद सभी शासक कमजोर निकले, जिसके कारण गुप्त वंश समाप्त हो गया। 44 नंबर क्वेश्चन है कि स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने किस धर्म को अपनाया? तो स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने किस धर्म को अपनाया था? ये अपनाए थे बौद्ध धर्म को, ठीक है, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म दो ही धर्म फेमस थे उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में तो अलवार नैनार का भी प्रकोप था थोड़ा सा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त काल में निम्न में से किसका आक्रमण नहीं हुआ था? तो गुप्त काल में किसका आक्रमण नहीं हुआ था? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तुर्कों का आक्रमण नहीं हुआ था। 46 नंबर क्वेश्चन है कि स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात सर्वप्रथम किसने अपनी स्वतंत्रता सत्ता की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैत्रक वंश, ठीक है, मैत्रक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि गुप्तकालीन प्रशासनिक प्रणाली थी, कैसी थी? तो यह थी आपका राजतंत्रात्मक। गुप्तकालीन प्रशासनिक प्रणाली कैसी थी? राजतंत्रनात्मक, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि प्रत्येक विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता है, कौन होता है? तो राजा होता है। प्रत्येक विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? राजा होता है जी, ऑब्वियसली, सिंपल सी क्वेश्चन है। 49 नंबर क्वेश्चन है, चूम कहते हैं, तो चूम किसको कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेना की टुकड़ी को चूम कहते हैं, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंतिम है, अब बस लास्ट पेज है। इसमें है कि ऊपरीक अधिकारी होता है, ऊपरीक अधिकारी कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भुक्ति जो है ऊपरीक अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि गुप्त काल में
भुक्ति कहते थे। गुप्त काल में भुक्ति किसे कहते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रांत को भुक्ति कहते थे। ठीक है, प्रांत, प्रांत मतलब आपका हो जाएगा एक छोटा सा प्रांत मतलब कि राज्य, और मुल्क मतलब कि देश। ठीक है, सूबा मतलब हो जाएगा जिला। तो ये सभी कुछ फारसी वर्ड हैं। गुप्त कला थी, तो क्या थी गुप्त कला? देख लीजिए, यह पूर्णतया भारतीय थी, हमारे भारत में ही उत्पन्न हुई थी और भारत में ही है। तो गुप्त कला पूर्णतः भारतीय थी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है 53 नंबर, इसमें है कि सर्वप्रथम किस मंदिर में शिखर का निर्माण किया गया? तो सबसे पहले किस मंदिर में शिखर का निर्माण किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा देवगढ़। देवगढ़ का दशावर मंदिर नाम सुने होंगे, वही मंदिर है। 54 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अजंता गुफा के चित्र गुप्तकालीन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16। ठीक है, चित्र गुप्तकालीन है। किस अजंता गुफा के चित्र गुप्तकालीन है? तो 16 गुप्तकालीन है। कितने होना चाहिए, कितने गुप्तकालीन है? तो 16 जो है गुफाएं गुप्तकालीन है। अगला है अंतिम क्वेश्चन के ठीक है, कायस्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस वंश के अभिलेखों में मिलता है? तो गुप्त वंश के अभिलेखों में मिलता है। तो ये था दोस्तों आप लोगों का हिस्ट्री सेमेस्टर 2 कोर 3 का क्वेश्चन। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव यानी कि लिखने वाले भी हमने करा दिए हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। एंड इसका क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर दिया गया है। क्वेश्चन पेपर भी देखिए एंड सर कुछ देख लीजिए, तैयारी अच्छे से करके जाएं यार, मार्क्स अच्छा आना चाहिए बॉस। ठीक है, एंड इसके बाद जनरल इलेक्टिव का पेपर, कोर पेपर 4, ACC का पेपर, सभी के क्वेश्चन पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे अपलोडेड है। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका कोई दोस्त तैयारी कर रहा हो तो उन तक भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट, मेरी ओर से अच्छे से एग्जाम दें। धन्यवाद। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है।